एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर हम बात करें डिजिट्स से रिलेटेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, डिजिट्स के केस में जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपके इसके दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वन नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 1000। तो देखिए, 1 से 1000 तक में एक नंबर सिलेक्ट हुआ है, तो ये डिजिट्स कितनी भी हो सकती हैं। हो सकता है 24 डिजिट्स में से आपको चूज़ करना हो। इस तरीके से इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है। तो देखिए, 1 से 1000 में अगर हम चूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईवन नंबर। तो देखिए, ईवन नंबर होने के चांसेस, अब हमें पता है ना 1 से 1000 में इवन नंबर कितने होते हैं 500। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 500 बाय में 1000। इवन नंबर कितने होते हैं 500 बाय 1000 हो गया इसका आंसर। ऐसे देखिए, अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें, मल्टीपल ऑफ 7 के केस में कैसे करना है। अब देखिए, 7 के मल्टीपल कैसे पता चलेंगे। इसके लिए आपको हमेशा यहाँ पर जो भी आपको डिजिट दी गई है, जैसे 1 से 1000 की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, 1000 को, जैसे 1 से 1000 की बात हो रही है तो 1000 को 7 से डिवाइड करके देखिए कि क्या आ रहा है। अगर आप 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 142.85। तो देखिए, 142.85 आ रहा है, बट इसकी वैल्यू आपको हमेशा 142 लेनी है। मतलब चाहे ये वैल्यू कुछ भी आए, आपको इसको नॉर्मल राउंड ऑफ नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ ना कि 142 जो मल्टीपल है 7 का, वो आ रहा है 1000 से पहले, और 143 आएगा 1000 के बाद। तो ये हमेशा आपका लोअर राउंड ऑफ होगा। मतलब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू को 0.85 को, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का मल्टीपल आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 7 के मल्टीपल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको उस डिजिट को 1000 को 7 से डिवाइड करना है और हमारे पास ये वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। तो 142 बाय में 1000, ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। ऐसे ही अगर हम आगे मूव करते हैं, देखिए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमने डाइस में किया था, हमने टेबल से डायरेक्टली ऐड कर लिए थे, बट ऐसा अब नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यूनियन का। देखिए, और के केस में क्या होता है यूनियन, मतलब यहाँ पे आपको देखो 2 और 3 दोनों में से किसी एक के मल्टीपल लेने हैं, या तो 2 के हो या 3 के हो, या दोनों के हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 लेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 लेंगे, माइनस क्या करेंगे एक बार इन दोनों का जो कॉमन है वो, मतलब इन दोनों का एलसीएम। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 के मल्टीपल में भी 6 के मल्टीपल आ गए होंगे, 3 के मल्टीपल में भी 6 के मल्टीपल आ गए होंगे। जैसे कि 6 डिजिट की बात करें, 2 के मल्टीपल में भी 6 आया होगा और 3 के मल्टीपल में भी, तो 2 बार ऐड हो गया ना। तो एक बार हमें 6 के सारे मल्टीपल क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो यहाँ पे एक तरीके से यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी का जो कॉमन है वो माइनस हो रहा है। तो देखिए, 2 के मल्टीपल कितने होंगे 500, प्लस 3 के मल्टीपल कितने होंगे, डिवाइड बाय 3 करके देख लीजिए, माइनस 6 के मल्टीपल, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000। तो जब भी आप मल्टीपल निकालें, यहाँ पे आप इसे कैलकुलेटर पे करने की बजाय, वरना आपके फ्रैक्शंस ना आपस में राउंड वो हो सकते हैं, कट सेट ऑफ हो सकते हैं, तो आपका आंसर अलग आ सकता है। आपको यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यूज़ लेके फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो 667 बाय 1000 ये हमारा आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए, ऐसे अगर आपको मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोला हुआ है, तो 2 and 3 तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर हमें एंड दिया हुआ है। एंड का मतलब होता है 2 और 3 दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। तो 6 के मल्टीपल अभी हमने देखा कितने होते हैं 166। तो 166 बाय 1000 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें, मल्टीपल ऑफ 4 और 6, तो 4 और 6 के केस में हमें सेम तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको 4 के मल्टीपल लेने हैं प्लस 6 के मल्टीपल माइनस इन दोनों का हमेशा एलसीएम लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 के मल्टीपल ना वो माइनस होंगे। तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल देख लीजिए, डिवाइड बाय 4 करके, देन 6 के मल्टीपल 166 माइनस 12 के मल्टीपल, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 333 डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत इजी है और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार। अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम डिजिट का क्वेश्चन देखें, जैसे अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हो कि 5 डिजिट नंबर इज़ टू बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, इसमें डिजिट्स गिवन है। जब भी आपको डिजिट्स मेंशन होती हैं और कुछ न लिखा हो कि विद रिपीटिशन या विदाउट, तो आप हमेशा ये मानोगे हमेशा विदाउट रिपीटिशन है, अगर डिजिट मेंशन कर रखी है तो।
तो हमें यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज़ करके। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो यहाँ पे डिजिट नंबर आएगा ना 5 डिजिट का, वो मल्टीपल होगा 2, 3, 4 और 5। तो ये हमें 5, ये 4 पार्ट्स हमें समझनी है। तो देखिए इसे 1 बाय 1 हम समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, मल्टीपल ऑफ 2, तो सबसे पहली बात तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है। देखिए बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल बाय में टोटल। तो पहले अगर हम टोटल केसेस की बात करें कि यहाँ पर इनके टोटल होंगे कितने, तो देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल केसेस लिखें सबसे पहले, तो टोटल बनेगा मतलब अगर आप 5 डिजिट के कोई भी नंबर बनाते हैं, टोटल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो पहले प्लेस पर 5 ऑप्शन हो जाएंगे ना कि पाँचों में से कोई भी डिजिट आ सकती है। उसके बाद एक डिजिट यूज़ हो चुकी है, तो बची कितनी डिजिट्स, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है। 4 डिजिट्स बच गई, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और मतलब अगर हम बात करें परमुटेशन का बेसिक फॉर्मूला 5p5, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आंसर हुआ। इन शॉर्ट ये हमारा 120 हुआ। ठीक है, तो आप इसमें से जिस भी तरीके को यूज़ करना चाहें इसे कर सकते हैं। बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा 120। ये टोटल केसेस हुए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं ए पार्ट की बात करें, तो ए पार्ट के केस में यहाँ पे देखिए 2 के मल्टीपल हमें चाहिए। तो 2 के मल्टीपल के केस में अगर हम फेवरेबल की बात करें कि भाई फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल चांसेस क्या बनेंगे, तो 2 का मल्टीपल का मतलब ये होता है ना कि लास्ट जो प्लेस है, लास्ट जो डिजिट है उस पर 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल तो 2 है, 2 और 4। तो देखो लास्ट डिजिट पर अगर लास्ट प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा नंबर क्या होता है 2 का मल्टीपल। तो बस यहाँ पर हमारे पास लास्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस है 2। तो हमेशा जहाँ पे पहले कंडीशन होती है उसको फुलफ़िल करना होता है। तो लास्ट प्लेस में यहाँ पे कंडीशन है तो उसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उस पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक डिजिट यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, उसके बाद पाँचों में से एक डिजिट प्लेस होने के बाद कितनी डिजिट बची 4, फिर वही 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1। तो ये हमारे पास कितना हो गया 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 48/120। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब ऐसे देखिए अगर हम बी पार्ट की बात करें, मतलब 3 का मल्टीपल, तो देखो 3 के मल्टीपल में बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। अगर सम ऑफ डिजिट, इन जो भी आपको डिजिट्स गिवन है इनका सम करके देखिए, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 का अगर मल्टीपल है, इफ़ मल्टीपल ऑफ 3, अगर जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, तो उस केस में कोई भी आप पेयर बनाएंगे ना वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा ही होगा। आप चेक करके देख लीजिए, आप कैलकुलेटर पे इसे कोई भी चाहे यही सीक्वेंस ले लीजिए 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका सम देखूं तो इसका सम आ ही क्या रहा है 15। तो अगर इसका सम 15 है तो ऑटोमेटिकली इसका जो सम है वो 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी पेयर इसका बना के देखिए, मतलब 3 2 4 5 1 वट एवर कुछ भी, अगर आप उसे 3 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड होगा ही होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 3 का मल्टीपल होता है तो हमेशा इस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1। रीज़न बीइंग टोटल बाय टोटल ही आ जाएगा ना, सारे पेयर ही 3 से डिवाइड होते हैं। बट अगर ये मल्टीपल नहीं होता, इफ़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो कोई भी पेयर आप बनाते वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो उस केस में इसका आंसर आता 0। तो 3 का मल्टीपल अगर नहीं है तो 0 आता। तो लास्ट अटैम्प्ट में इसका क्वेश्चन भी आया था। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, बहुत ईजी सा टॉपिक है वैसे। तो देखिए ऐसे ही अगर आगे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन में फिलहाल क्या आंसर होगा, फाइनल कंक्लूजन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 के मल्टीपल के केस में 1, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 15। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी पार्ट की बात अगर हम करें तो सी पार्ट में बोला हुआ है मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए 4 के मल्टीपल होने के लिए आपको क्या करना होता है, 4 के मल्टीपल के केस में हमेशा हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 का मल्टीपल बननी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पेयर बनाने पड़ेंगे जो कि 4 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट वाले। तो देखिए 2 डिजिट वाले मतलब क्या है हमारा, जैसे 1 2 12 हो गया ना, तो 12 जो होता है वो क्या होता है 4 से डिवाइड। इस तरीके से आपको सोचना है कि लास्ट के 2 प्लेस पर क्या आ सकता है। 12 होता है, जैसे 32 होता है, इस तरीके से 52 अगर कोई भी बन रहा है आपको यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो देखिए ये 4 पेयर पॉसिबल होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे लास्ट के 2 प्लेस पर तो 4 ऑप्शन हुए हमारे पास। तो देखिए 2 डिजिट प्लेस हो चुकी है, बची कितनी 3। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन रहेंगे 3 2 1। बहुत सिंपल है ये टॉपिक भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया 24। तो इसका आंसर हुआ 24 बाय में 120।
ये इसका आंसर हुआ। अब ऐसे ही अगर हम डी ऑप्शन पे मूव करें, सॉरी डी क्वेश्चन पे, तो देखिए डी पार्ट में बोला है 5 के मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। यहाँ पर एक ही डिजिट है ना 5, और यहाँ पर 5 के मल्टीपल होने के लिए हम सिर्फ लास्ट वाला मतलब यूनिट प्लेस देखते हैं कि यहाँ पर हमारा या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 5 सिर्फ एक ही है, मतलब 0 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन क्या होंगे, सिर्फ ओनली 1 डिजिट। तो यहाँ पे हमारा 5 ही आना चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट ओनली 1, उसके अलावा बची कितनी डिजिट्स 4, और प्लेसेस भी 4 है तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। बस फिर ये हमारे पास ये भी आंसर कितना आ रहा है 24/120, ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है लीप ईयर और नो लीप ईयर। तो देखिए लीप ईयर के केस में हमेशा कितने दिन होते हैं 366 डेज, और नो लीप ईयर में 365। तो देखिए लीप ईयर के केस में ना 366 डेज होने की वजह से, और क्या होता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो 52 डेज, ऐसे 52 वीक्स ना एक साल में बनते ही बनते हैं। तो 52 × 7 364, तो 364 डेज होने की वजह से 52 वीक्स तो होते ही होते हैं। तो कोई भी डे हो वो 52 टाइम्स तो आता ही है, जैसे 52 संडे मंडे कोई भी डे हो वो 52 टाइम आएगा ही। तो उसके अलावा बचे कितने दिन, तो देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से उन 2 दिनों में क्या क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है उन दोनों में संडे मंडे आए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सारी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। तो टोटल पॉसिबिलिटी 7 हुई। ऐसी अगर नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसमें हमेशा एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो उसमें एक दिन में पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक ही दिन आएगा ना क्योंकि। तो देखिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 53 वेडनेसडे के चांसेस, तो देखिए 53 मतलब एक और वेडनेसडे एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो वेडनेसडे के 2 पेयर है ना, देखिए यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे और वेडनेसडे थर्सडे, तो 2 पेयर होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। बट अगर नॉन लीप ईयर हो तो वेडनेसडे आने की एक ही चांस है ना आउट ऑफ 7। और ऐसे देखिए नेक्स्ट क्या है 53 वेडनेसडे और थर्सडे, कि या तो वेडनेसडे 53 आने चाहिए या थर्सडे। तो 53 देखिए अब वेडनेसडे और थर्सडे के अगर आप टोटल पेयर देखेंगे तो 3 ही पेयर है ना जिनमें वेडनेसडे और थर्सडे है। आप एक पेयर को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 3 हमारे पास हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/7। और इसकी बात करें तो वेडनेसडे और थर्सडे की एक और एक 2 ही बनेगी ना, 2/7 हो गया इसका। ऐसे देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें वेडनेसडे और थर्सडे, तो देखिए यहाँ पर इट्स वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे का मतलब ही क्या हुआ कि 53 दोनों आने चाहिए। तो एंड मतलब कॉमन वाला पेयर लेना है जिसमें दोनों हैं, तो दोनों है इसका मतलब सिर्फ एक ही पेयर ऐसा होगा ना जिसमें वेडनेसडे और थर्सडे दोनों 53 आएंगे ही आएंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वेडनेसडे भी 53 आ जाए और थर्सडे भी, इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी पर्टिकुलर ईयर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें वेडनेसडे और फ्राइडे पूछा हुआ है, तो देखिए वेडनेसडे के 2 पेयर होते हैं और फ्राइडे के भी 2, उनमें कॉमन कुछ ना होने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/7। और ऐसे नॉन लीप ईयर की बात करें तो इसका क्या बनेगा 2/7 ही बनेगा, क्योंकि 2 ही पेयर बनेंगे वेडनेसडे और फ्राइडे के। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए 52 संडे, तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली 52 ही होने चाहिए संडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा संडे नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों पेयर नहीं आने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो। तो इन दोनों के ना होने के चांस कितने हो जाएंगे 5/7। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखिए यहाँ पर बात करें संडे के आने का सिर्फ एक ही पेयर है ना, तो ना आने के कितने हो जाएंगे 6/7। तो देखिए 52 संडे का मतलब ही यही हुआ कि एक और एक्स्ट्रा संडे नहीं आना चाहिए, 52 ही आने चाहिए एग्जैक्ट। तो संडे के एक्स्ट्रा होने के चांस हम यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑड इन फेवर का मतलब ही क्या होता है इसका, ये हमेशा ना ये एक रेशो की फॉर्म में बताता है आंसर। तो इसमें हमारा फॉर्मूला फेवर के केस में हम पहले विनिंग के चांसेस लिखते हैं और फिर लूजिंग के, ऐसे ही अगेंस्ट के केस में पहले हम लूजिंग के लिखते हैं और फिर विनिंग के। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये फेवरेबल अगेंस्ट अनफेवरेबल है, यहाँ पे टोटल नहीं आता, यहाँ पे आता है फेवर और अनफेवर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इन फेवर तो इसमें पहले आप विनिंग के लिखते हैं बाद में लूजिंग के, अगेंस्ट के केस में बाद में विनिंग के और पहले लूजिंग के।
जैसे कि अगर एक एग्जांपल से समझें, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2/7, तो ऐसे केस में ओड्स इन फेवर, देखिए ओड्स इन फेवर का मतलब था विनिंग रेशो लूजिंग, तो 2/7 का मतलब क्या है, 2 हमारे जीतने के चांस हैं आउट ऑफ 7, तो 7 में से 2 जीतने के, तो हारने के कितने हैं 5। और अगेंस्ट की बात करें तो बस विनिंग बाद में आएगी, हारने के पहले। 7 में से 2 जीतने के तो 5 हारने के और 2 यहाँ पर जीतने के हुए। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो आपका सिंपल आपसे ओड्स था, बट नेक्स्ट और किस तरीके का इसका क्वेश्चन आ सकता है, आपको ओड्स फाइंड करने हो। देखो फाइंड ओड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम 10 इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन। तो देखिए पहले आपको सम 10 की ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और सम 10 की हमें प्रोबेबिलिटी पता है क्या होती है, 3/36। आप पेयर वाली टेबल से देख सकते हैं, तो सम 10 की प्रोबेबिलिटी होती है 3, या फिर आप पेयर बना के देख लीजिए। तो 3/36 इसकी वैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है, तो पहले हमेशा ना प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये हमारे पास 1/12 आ रहा है, तो ओड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फेवर में पूछे हुए हैं, इस वजह से पहले जीतने के फिर हारने के, तो हारने के 12 में से 1 जीतने के है ना, तो हारने के 11 होंगे, तो 1/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम सेट्स की बात करें, तो सेट्स के केस में यहाँ पर आपसे किस तरीके से, मतलब क्या क्या फॉर्मूलाज है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन पे उन सबको अप्लाई करके देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब तक के टॉपिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बट स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना हो तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा। अब देखिए अगर हम सेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात इसका हमारा बेसिक फॉर्मूला, उससे पहले आपको नोटेशंस का आइडिया होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर ए और वर्ड आ जाए तो हमेशा इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, मतलब कि यहाँ कोई भी दोनों में से इवेंट हो, या तो ए हो या बी, और माइनस क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ये अभी अभी हमने फॉर्मूला समझा था राइट, जहाँ हमने 2 और 3 के मल्टीपल देखे थे, तो 2 का यहाँ पे मल्टीपल आ गए, 3 के मल्टीपल -6 के मल्टीपल किए थे ना हमने, तो वही फॉर्मूला है ये, a+b माइनस इंटरसेक्शन। तो इसको और कैसे लिखा जाता है, और की जगह अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए, इसका मतलब भी आपको यही कंसिडर करना है। प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर a+b लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है a और b, या फिर एटलीस्ट 1 इवेंट भी लग कर, इसका मतलब ही क्या है, या तो a होगा या b होगा या दोनों होंगे, एटलीस्ट 1 का मतलब यही हुआ राइट। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यूनियन निकालना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमने इंटरसेक्शन लिखा है, इसको और किस किस सिंबल से डिनोट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर अगर इनटू आ जाए, इनटू का मतलब क्या होता है, दोनों होने चाहिए, या फिर ऐसे देखिए इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है राइट, कोई सिंबल नहीं है बीच में, एंड आ गया, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, तो ऑटोमेटिकली इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। और आप इसको ऐसे आगे, इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होगा, कॉमन पॉइंट ना, इंटरसेक्शन जहाँ तो चीज़ें इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के कॉमन पॉइंट। ऐसे नेक्स्ट ये वाला सिंबल देखिए, ये होता है हमारा नेगेशन, मतलब नेगेटिव का, किसी चीज़ के ना होने के चांस, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसके आपको सिंबल ध्यान रखने, ये टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको ये रिवाइज और अच्छे से इसके सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। नोट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए के ना होने के चांस। तो देखिए अगर किसी चीज़ के ए के होने के चांस 0.4 है, तो ना होने के कितने हो जाएंगे, 0.6। तो सिंपल इसका फॉर्मूला ही क्या हुआ, हम कह सकते हैं ना, 1 में से मैंने होने के चांस लेस कर दिए, बिल्कुल सिंपल है, 1 में से होने के चांस लेस करने हैं आपको, तो मैं ये भी कह सकती हूँ होने के और ना होने के हमेशा इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी सा टॉपिक है ये, तो होने के और ना होने के चांस का ऐड इक्वल टू क्या होता है, 1। अब अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करें, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली ए के होने के चांसेस, मतलब ए बट नॉट बी, ठीक है, ये बात हो रही है जब सिर्फ ए और बी 2 सेट्स हैं उस केस में। तो यहाँ पर देखिए ए में से हमें बी को हटाना है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी नोट, कि ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम MCQ होने की वजह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको फॉर्मूला नहीं समझना, आपको सारी चीज़ें समझनी है कि हर एक नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए ओनली ए कैसे निकलेगा, ए में से जो बी का कॉमन पार्ट है वो हटाना है। तो देखिए इसको आप इस सेट से भी समझ सकते हैं, ये अगर ये ए है और ये बी, तो इस केस में देखिए ए और बी में जो ये कॉमन एरिया है, हमें क्या करना है, ओनली ए निकालना है। ओनली ए का मतलब हुआ ए का वो हिस्सा जिसमें कुछ और नहीं है, तो हम पूरी ए के हिस्से में से बी वाला जो कॉमन हिस्सा है वो हटा देते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे देखिए नेक्स्ट बी माइनस ए का मतलब बी में से ए हटाना है, तो सेम तरीके से बी में से इंटरसेक्शन हटेगा ना, क्योंकि बी में से ए पूरा थोड़ी हटा सकते हैं हम,
बी में से सिर्फ क्या हटेगा, जो कॉमन एरिया है वो, ताकि ओनली बी आ सके, ओनली। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद आगे अगर हम मूव करें, देखिए अगर दोनों पे नोट आ जाए तो हमेशा ऐसे केस में आप नोट के साइन को ना होल के ऊपर ले सकते हैं। नोट के साइन को होल पे लेंगे तो बीच का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन, और होल पे नोट आ जाएगा। होल पे नोट आने की वजह से मैं कह सकती हूँ ए यूनियन बी का नोट है ये। ए यूनियन बी के ना होने के चांस क्या होंगे, 1 माइनस ए यूनियन बी, सिंपल। तो 1 में से लेस कर दीजिए यूनियन की जो भी वैल्यू आपकी आई है। और इसको हम ना दूसरा नाम ये भी आ जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं, नाइदर ए नोर बी, कि ए भी नहीं होना चाहिए बी भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी यही हुआ ना, ए भी नहीं होना चाहिए बी भी नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, तो बीच में इंटरसेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ही क्या हुआ, 1 माइनस यूनियन के अलावा बाहर वाला जो एरिया है, कि ए भी नहीं होना चाहिए बी भी नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ बाहर वाला एरिया हुआ। ओके ऐसे देखिए अगर यहाँ पर नोट है और बीच में यूनियन है, तो भी अभी हमने समझा ना, जब भी आप नोट होल पे लेंगे तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये इंटरसेक्शन का नोट आ गया 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, अब एक समरी फॉर्म में अगर हम देखें, ऊपर हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी नोट, इसका मतलब क्या होता है, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब होगा ओनली ए। अब ए पे नोट और बी पे नहीं है तो इसका मतलब ओनली बी। बट अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इन फॉर्मूले के साथ। अगर आपको ए यूनियन बी नोट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, देखो ए यूनियन बी नोट, इसका मतलब यूनियन का मतलब ही क्या होता है, बी के अलावा जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, बी नोट के अलावा। तो देखिए यहाँ पे बाहर भी तो एरिया था, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये बाहर वाला एरिया भी ऐड करना है हमें। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा कुछ लेना है। ठीक है, यूनियन का मतलब बी नोट का मतलब क्या है, बी के अलावा, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे में आपको इसको याद कैसे करना है, बस सीधा ऐसे ध्यान रखिए कि बी को नहीं लेना, उसके अलावा सब कुछ लेना है, बी को नहीं लेना। जब भी यूनियन आ जाए इसका मतलब बी को नहीं लेना, तो 1 में से क्या लेस हो जाएगा, ओनली बी। ऐसे ही ए नोट यूनियन बी है तो ए को नहीं लेना, तो 1 माइनस ओनली है। तो इन फॉर्मूलाज को एक साथ अगर आप लिख के याद करेंगे तो बहुत इजीली आप याद कर लेंगे। और ध्यान रखिए अगर दोनों पे नोट आ जाए तो नोट हमेशा होल पे चला जाता है, बट एक पे नोट है तो ऐसा अलाउड नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। और ओनली ए ओनली बी निकालना आपको आता है। ठीक है, वो निकाल के पहले फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए अगर हम बात करें ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो अगर 3 के केस में यूनियन का फॉर्मूला ही क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का जो कॉमन है वो एक बार क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला और डिटेल में समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम एक एक टॉपिक डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ प्रोबेबिलिटी को समझने में वैसे मतलब क्लासेस वाइज देखें तो काफ़ी लंबी क्लासेस होती हैं इसकी। ठीक है, तो अगर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, ए बाई बी के फॉर्मूले की बात करें अगर हम, इसका मतलब ही क्या होता है, ये होती है पहली बात तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसका मतलब ही क्या होता है, ए हैपन हुआ है बी होने के बाद, ए बी होने के बाद हैपन हुआ है। तो ऐसे केस में इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, ऊपर आता है इंटरसेक्शन और डिवाइड में आता है जो इवेंट गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है, बी गिवन है, तो डिवाइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर आएगा कॉमन और डिनोमिनेटर में आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी बाई ए का फॉर्मूला वही सेम तरीके से, ऊपर दोनों का कॉमन, हमेशा जो ये बाद में दिया हुआ ना वो डिनोमिनेटर में आता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है। ऐसे देखिए कुछ भी आ जाए तो आपको यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ए बाय में बी नोट आ गया तो सेम फॉर्मूला, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, डिवाइड में जो सेकंड इवेंट है वो आएगा, बिल्कुल सिंपल। और इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है ना पहले, ए इंटरसेक्शन बी नोट का मतलब हमेशा ओनली ए होता है, बी नोट का मतलब बी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 में से बी लेस। ठीक है, तो आप इसे आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे देखिए दोनों पे नोट आ गया तो इस चीज़ को इस तरीके से मत समझ लीजिएगा कि भाई होल पे नोट बाहर ले लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये गलत होगा। तो आप ऐसे होल पर नोट किसी में नहीं ले सकते एक्सेप्ट दीज 2 फॉर्मूलाज। ठीक है, कहीं पे भी नोट होल पे लेना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको वही बेसिक फॉर्मूला, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, डिवाइड में बी नोट, तो इसका फॉर्मूला देखिए दोनों पे इंटरसेक्शन, दोनों पे नोट होने की वजह से होल पे चला जाएगा, यूनियन का नोट हो गया तो 1 माइनस यूनियन हो जाएगा, और डिवाइड में तो वैसे ही बी का नोट है तो 1 माइनस बी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे
अब इसका देखिए क्वेश्चन अगर हम समझें कि इसको कैसे अप्लाई करना होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, सबसे पहले ए यूनियन बी की बात करें, इसका फॉर्मूला ही क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास वैल्यू ही क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन रहा है 0.9। ऐसे देखिए ए का नोट मतलब ए के ना होने के चांस, अगर ए के होने के 0.4 है तो ना होने के क्या हो जाएंगे 0.6। ऐसे देखिए ए नोट और बी नोट दोनों पे नोट है, तो ऐसे केस में आप हमेशा नोट होल पे ले सकते हैं और बीच का साइन हमेशा क्या हो जाएगा चेंज। तो ये 1 माइनस यूनियन हुआ ना, और यूनियन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 0.9, तो 1 माइनस 0.9 हमारे लिए क्या हो जाएगा 0.1। ऐसे देखिए ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो जब भी एक पे नोट हो और बीच में इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या है ओनली बी, कि सिर्फ बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ओनली बी का फॉर्मूला ही क्या होता है, बी में से कुछ और हटा दो ना, इसका मतलब ओनली बी का मतलब क्या है, बी में अगर कोई और है उसको हटा दो, तो बी में से क्या लेस हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए बी की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, उसमें से 0.3 लेस कर देते हैं तो 0.5 आ गया। ऐसे ही आगे मूव करें, ए नोट यूनियन बी, अब यूनियन आ गया, इसका मतलब क्या है, सब कुछ लेना है बस ए नहीं लेना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, तो ओनली ए निकाल लीजिए, वो 1 में से लेस हो जाएगा, और ओनली ए के लिए वही ए में से लेस करना है हमें इंटरसेक्शन, तो दैट इज़ ओनली ए, तो हमारा आंसर हो गया 0.9। ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है इंटरसेक्शन और डिवाइड में आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो बाद में इवेंट दिया हुआ है, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। और लास्ट देखें ए बाई बी नोट, तो वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि ऊपर आता है इंटरसेक्शन और डिवाइड में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट जो है बी नोट। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी नोट क्या होगा, ओनली ए, और ओनली ए का मतलब क्या होगा, देखिए ऊपर तो न्यूमरेटर में ओनली ए आएगा, ए माइनस इंटरसेक्शन, डिवाइड में क्या आएगा बी नोट, बी नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ 0.2, 0.1 बाई 0.2, तो ये 1/2 आ गया 0.5, ये हमारा आंसर हुआ इसको इस पार्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेट्स वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेनली इसके इस तरीके के क्वेश्चन मतलब प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता। अगर आप बेसिक जो मैं आपको वीडियोस में समझा रही हूँ, अगर आप वो क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी के 6 या 7 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 4-5 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे स्टिल प्रॉब्लम आ रही हो आप हमें बता दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी की ये ज़्यादा लेंथी वीडियो होने की वजह से हम इसके कुछ पार्ट्स में बना रहे हैं, तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए